हेलो नमस्कार वेलकम एवरीबॉडी वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज दर्शन मिश्रा। और अभी हम कर रहे हैं पीटी 365 की पॉलिटी की सीरीज। और इसमें अभी हमारा पिछले 6 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुका है। 4 लेक्चर्स हमने डिलीवर कर दिए हैं। अब ये फिफ्थ लेक्चर है और होपफुली ये लास्ट लेक्चर भी होगा। इसमें जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है उसको कवर कर देंगे। आई होप आपने वो चारों लेक्चर्स देख लिए हैं। और उसके बाद में फिर ये बस लास्ट ऑप्शन आपका बचता है। इसके अलावा जो पॉलिटी में और ही चीजें बचेंगी उसके बाद फिर कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला जो आज का देखेंगे हम इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडीज इन न्यूज के बारे में। ठीक है, सबसे पहला जो उसमें है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी। ये भी काफी न्यूज में रहता है। और अभी ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन से लिंक्ड ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन GANHRI ने एनएचआरसी को की एक्रेडिटेशन को सेकेंड ईयर इन अ रो के लिए डेफर कर दिया है। इसलिए ये न्यूज में है। ठीक है, एक्रेडिटेशन ऑफ एनएचआरसीआई के बारे में देखते हैं कि है क्या। एनएचआरसीआई को पहली बार 1999 में ए स्टेटस एक्रेडिटेशन मिला था। 2016 में एनएचआरसीआई की एक्रेडिटेशन 1 साल के लिए डेफर कर दी गई थी, जिसके बाद 2017 में GANHRI से SCA से ए रेटिंग मिल गई थी। उसके फिर 2023 में एनएचआरसीआई की एक्रेडिटेशन फिर से डेफर कर दी गई थी। और GANHRI द्वारा करंट एक्रेडिटेशन डेफर करने का रीजन है कि स्टाफ और लीडरशिप में डाइवर्सिटी की कमी है और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए इनसफिशिएंट एक्शन लिया गया हुआ है। इसलिए इसको डेफर किया गया है। ठीक है, अब थोड़ा अबाउट एनएचआरसी भी देख लेते हैं, है क्या एनएचआरसी। एनएचआरसी एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स PHRA 1993 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी, जिसे 2006 और 2019 में अमेंड किया गया था। PHRA जो है ह्यूमन राइट्स को डिफाइन करता है एज राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ये राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटी किए गए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, या इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स ऑफ में एम्बॉडेड हैं और इंडिया में कोर्ट्स के द्वारा एनफोर्सेबल होते हैं ये। ठीक है, इसके अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें तो अपॉइंट कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। और एक कमिटी की रिकमेंडेशन पर, जिसका हेड नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और इस कमिटी में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, वो सबसे पहले एक तो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं। फिर मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी होम मिनिस्टर होते हैं। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, और डेप्यूटी चेयरपर्सन राज्यसभा के भी। ठीक है, एनएचआरसी के पर्सन का जो टेन्योर होता है वो, और उनके मेंबर्स का ऑफिस में भी 3 साल तक का टेन्योर होता है। ठीक, अनटिल वो 70 साल के एज के नहीं हो जाते हैं, या फिर 70 साल के एज के हो जाए तब तक, या जो भी इन इन दोनों में से जो भी पहले हो तब तक वो ऑफिस होल्ड करते हैं। ठीक है, और चेयरपर्सन और मेंबर्स दोनों रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक, और इनका जो रिमूवल होता है चेयरपर्सन और मेंबर्स दोनों का, वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर द्वारा ऑफिस से उनको रिमूव किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यानी दो ही ग्राउंड हैं इनके रिमूवल के। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्टेशन के बाद फिर इनका रिमूव हो जाता है। अगर मान लो इन दोनों ग्राउंड्स में से कोई भी एक ग्राउंड प्रूव हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्टेशन होती है, उसके बाद फिर रिमूवल हो जाता है। ठीक है, एनएचआरसी के पावर्स की बात करें तो उसके पास सिविल कोर्ट के सारे पावर्स होते हैं, जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर, 1908 के अंदर जो सिविल कोर्ट के पास पावर्स होते हैं वो सारे पावर्स एनएचआरसी के अंदर होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अच्छा, अब सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर जो अगर कोई सूट फॉल लगाई जाती है तो उसके अंदर कौन कौन से मैटर के सूट लगाई जाती है, जिसका पावर एनएचआरसी के पास भी होता है। वो कोई वो सब सूट कुछ इस तरह की हैं। एक तो विटनेस को समन करना और उनके अटेंडेंस को एनफोर्स करना, और उन्हें ओथ पर एग्जामिन करना। ठीक है, फिर किसी भी डॉक्यूमेंट का डिस्कवरी और प्रोडक्शन की जो पावर होती है। फिर एफिडेविट्स पर एविडेंस रिसीव करना, किसी भी कोर्ट या ऑफिस से किसी पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी को रिक्वेजिशन करना। रिक्वेजिशन मतलब मंगाना। ठीक है, फिर विटनेस या डॉक्यूमेंट की एग्जामिनेशन के लिए कमीशन इशू करना। ठीक है, तो ये सब पावर्स होती हैं इसकी एनएचआरसी की। ठीक, अभी ऊपर हमारा एक रह गया था ये बॉक्स,
ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस ये है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन, ये जैसा कि इसका फुल फॉर्म GNHRI का बता दिया मैंने, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1993 में एज इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ICC, जिसका पर्पस था प्रमोशन और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और 2016 से ऑफिशियली इसे GNHRI ही कहा जाता है, और इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और मेंबरशिप इसकी GNHRI के पास टोटल 120 मेंबर्स हैं एज ऑफ दिसंबर 2023, और जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। ठीक है। उसके बाद फिर सब कमिटी एक्रेडिशन जो SCA मैंने इधर बताया था कि जिसने क्या कहते हैं जो एक्रेडिशन देता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो GNHRI के अंदर एक इम्पोर्टेंट कमिटी होती है जिसका नाम SCA सब कमिटी ऑन एक्रेडिशन है। और ये कमिटी जो है रिव्यू करती है और एक्रेडिट करती है नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस को, जिससे ये इंश्योर होता है कि वो पेरिस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग में वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है। SCA की जो कंपोजिशन होती है, हर एक GNHRI रीजनल ग्रुप, अफ्रीका का हुआ, अमेरिकाज का हुआ, अमेरिकाज मतलब साउथ और नॉर्थ दोनों, ठीक है, एशिया का, फिर पैसिफिक का और यूरोप का, ठीक है, अ, इससे एक ए स्टेटस इंस्टीट्यूशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। और OHCHR यानी ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इसमें एक परमानेंट ऑब्जर्वर होता है। ठीक। और OHCHR ये ही ऑल्सो एक्ट्स एज अ सेक्रेटेरिएट फॉर GNHRI और इसके SCA के लिए। ठीक है। इनके लिए ये एज अ सेक्रेटेरिएट भी काम करता है। फिर इसके बाद में फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कंपोजिशन देखते हैं जो नेक्स्ट बॉक्स में है। ठीक है। इसका जो कंपोजिशन में है, NHRC का एक चेयरपर्सन एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है। ठीक है। इसके फुल टाइम मेंबर्स में 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक रिटायर्ड या सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, रिटायर्ड या सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है, और 3 और मेंबर्स होते हैं जिन्हें नॉलेज और प्रैक्टिकल हो ह्यूमन राइट्स के इशू में, और एक वुमेन मेंबर का भी होना कंपलसरी है। ठीक है। उसके अलावा 7 डीम्ड मेंबर्स होते हैं, और इनमें वेरियस कमीशन के चेयरपर्सन शामिल होते हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी हुआ, बैकवर्ड क्लासेस, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का, फिर SC ST कमीशन का, NCST, फिर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और वुमेन कमीशन के। ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ NHRC देख लेते हैं। फंक्शंस क्या है NHRC के? ह्यूमन राइट्स के वायलेशन पर इंक्वायरी करना। ठीक है। अपने आप किसी विक्टिम की प्रोटेक्शन के बेसिस पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है। फिर कोर्ट प्रोसीडिंग्स में इंटरवीन करना। अगर किसी कोर्ट में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन केस चल रहा है तो NHRC उसमें कोर्ट की परमिशन से इन्वॉल्व हो सकता है, या ध्यान रखना कोर्ट की परमिशन से, खुद से नहीं। क्योंकि फिर इससे कोर्ट जो जिस कोर्ट में चल रहा है उस कोर्ट का स्टेटस भी अंडरमाइन होगा ना, इसलिए खुद से नहीं, कोर्ट की अप्रूवल उस कोर्ट का लेंगे तब फिर उसके बाद में ही वो NHRC वाले उसमें इंटरवीन कर सकते हैं केस में। ठीक है। जेल्स या इंस्टीट्यूशन का इंस्पेक्शन। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो जेल्स हैं या इंस्टीट्यूशन आते हैं, NHRC उनका इंस्पेक्शन करता है टू चेक कि इनमेट्स जो उसमें रह रहे हैं उनकी लिविंग कंडीशन सही है कि नहीं। ठीक है। लॉ और प्रोसीजर्स का रिव्यू। NHRC वेरियस लॉज और लीगल प्रोसीजर्स का रिव्यू करता है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन हो रही है। और ह्यूमन राइट्स को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स का एनालिसिस भी इसके फंक्शंस में आता है NHRC का। हालांकि इंडिया में जो NHRC है ये ऑफ देश में बता रहा हूँ कि इंडिया के जो NHRC है उसको मतलब उतना सीरियसली तो नहीं लिया जाता है। मतलब ऐसे इसके नॉर्मली जो चेयरपर्सन भी होते हैं उनको जो गवर्नमेंट के लिए काम किए हुए किसी तरह का उस तरह का होता है तो नॉर्मली वैसे ही लोगों को अपॉइंट भी कर देते हैं NHRC का, क्योंकि इंडिया में ह्यूमन राइट्स की सबसे ज्यादा वॉयलेशन होती है। और शायद इसीलिए भी GNHRI इसको अपना अभी एक्रेडिटेशन दे नहीं रहा है। होपफुली मिल जाए और चीजें इम्प्रूव हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं CBI पे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये भी काफी न्यूज में रहता है, इसके चांसेस हैं इस बार के आ जाए क्वेश्चन इस पे। ठीक है। और अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सूट की मेंटेनेबिलिटी को अपहोल्ड किया है, जो यूनियन के अगेंस्ट फाइल किया गया था CBI के द्वारा केसेस के रजिस्ट्रेशन और इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग, डिस्पाइट 2018 में जनरल कंसेंट जो था उसके रिवोकेशन के बाद भी। मतलब 2018 में वेस्ट बंगाल ने जनरल कंसेंट अपना रिवोक कर लिया था CBI के लिए, और
जैसा कि आपने पढ़ा होगा सीबीआई के चैप्टर में लक्ष्मीकांत में कि जनरल कंसेंट हर स्टेट ने ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टेट्स ने दी हुई है सीबीआई को कि हाँ आप हमारे यहाँ करके इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। तो वो अगर जनरल कंसेंट विड्रॉ हो जाता है तो सीबीआई को के पास उस एरिया में नए केसेस को इन्वेस्टिगेट करने की, पुराने केसेस जैसे चल रहे हैं वो तो चलेंगे ही, उसमें नहीं कोई परमिशन चाहिए होती है, लेकिन हाँ कोई नए केसेस अगर फ्रेश केस कोई आता है कुछ ऐसा तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए परमिशन लेनी होती है, एक बार जनरल कंसेंट रिवोक हो जाता है तो। ठीक है, तो ये हो गया जनरल कंसेंट के बारे में। अब थोड़ा मोर और न्यूज में देख लेते हैं ये है क्या। स्टेट ने सूट में आर्टिकल 131 के अंदर जो फाइल किया गया है, यूनियन पर कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच और फेडरलिज्म के वायलेशन का आरोप लगाया हुआ है, क्योंकि यूनियन ने यूनिलैटरली सीबीआई को एम्प्लॉय किया बिना स्टेट की प्रायर कंसेंट के। ठीक है, और आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को मतलब ये आर्टिकल डील करता है इन अ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड वन और मोर स्टेट्स। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है, एपिलेट जुरिस्डिक्शन क्या है, ठीक है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट के और बहुत सारे जुरिस्डिक्शन है, वो सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में पॉलिटी बूस्टर सीरीज में मैंने कवर कराया हुआ है, आप उससे जाकर के देख लेना, वहां से जाके देख लेना। ठीक है, नहीं तो लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है, लक्ष्मीकांत से भी पढ़ लेना, अगर लक्ष्मीकांत से ना समझ में आए तो आप लेक्चर देख सकते हो। ठीक, तो फिर आगे मूव करते हैं, सीबीआई के बारे में जानते हैं थोड़ा। सीबीआई की जो जेनेसिस है वो संथानम 1963 में संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की रिकमेंडेशन पर इसको स्टैब्लिश किया गया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंडर में आता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, होम मिनिस्ट्री के अंडर नहीं। फिर इसका जो स्टेटस है, नॉन स्टैट्यूटरी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, और ये दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अकॉर्डिंग से गवर्न होती है। ठीक है, इस एक्ट के अंडर में। फिर इसके बारे में अगर बात करें तो इंडिया की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है, जो इंटरपोल मेंबर कंट्रीज के बिहाफ पर इन्वेस्टिगेशन कोऑर्डिनेट करती है इंडिया में। इंटरपोल का के बारे में आपने पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है। ठीक है, फुल फॉर्म इंटरनेशनल पुलिस। मोटो इसका क्या है, इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी और इंटीग्रिटी। और इसके बाद विजन इसका क्या है, पब्लिक लाइफ में करप्शन से फाइट करना, इकोनॉमिक और वायलेंट क्राइम्स को कर्व करना, मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन, साइबर और हाई टेक्नोलॉजी क्राइम से फाइट करना, एक्सेट्रा। ठीक है, और इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो डायरेक्टर की लीडरशिप में जिन्हें स्पेशल डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर असिस्ट करते हैं, जॉइंट डायरेक्टर्स, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल एंड डीआईजी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और पुलिस पर्सनल के ऑल अदर यूजुअल रैंक्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, और सीबीआई चीफ को सिलेक्ट करने वाले पैनल में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कंपोजिशन और सिलेक्शन। ठीक है, उसके बाद में फिर 2021 में प्रेसिडेंट ने दो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किए टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सीबीआई एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अप टू 5 years और फिक्स टेन्योर ऑफ 2 years। ठीक है, और किस तरह के केसेस सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है, तो एक तो एंटी करप्शन वाले केसेस इन्वेस्टिगेट करती है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेट करती है, और स्पेशल क्राइम से रिलेटेड चीजें इन्वेस्टिगेट करती है। और सुओ मोटो अगर सीबीआई को लगता है कि नहीं ये केस उसके अंडर में होना चाहिए, ये मतलब उसे इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है उस केस को, तो सुओ मोटो भी वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है, लेकिन नॉर्मली सुओ मोटो बहुत कम ही करती है। ये उसको अलग से जब केस मिलते हैं तो ऑलरेडी वो ओवरबर्डन रहती है इतने सारे केसेस से, तो सुओ मोटो चांसेस कम ही होता है। ठीक है, कंसेंट ऑफ द स्टेट फॉर सीबीआई देख लेते हैं। इसमें दो तरह की कंसेंट होती है, एक जनरल कंसेंट होती है, एक स्पेसिफिक कंसेंट होती है। जनरल कंसेंट में जैसा कि मैंने बताया था कि सीबीआई को फ्रेश परमिशन हर बार लेने की जरूरत नहीं होती है उस स्टेट में आने के लिए। ठीक है, और आराम से वो जा सकती है जब भी किसी केस के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करना हो उसे तो। ठीक है, और सेक्शन 6 जो होता है डीपीएसपी एक्ट का, वो स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो किसी भी सीबीआई ऑफिसर को वो कंसेंट दे सकती है या डिनाई भी कर सकती है। ठीक है, फिर स्पेसिफिक कंसेंट की बात करें तो सीबीआई जो है उसको अप्लाई करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। हर कोई भी नया केस अगर आता है तो उस केस में फिर अगर उसको इन्वेस्टिगेशन करना है, जैसे सपोज उसके स्टेट में ने जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया जैसे वेस्ट बंगाल में, तो उस केस में फिर सीबीआई हर बार अप्लाई करेगी कंसेंट के लिए, तो उस तरह के कंसेंट को स्पेसिफिक कंसेंट कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं लोकपाल पे। ये न्यूज में क्यों है लोकपाल,
देखो रिसेंटली जो है लोकपाल ऑफ इंडिया ने लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के सेक्शन 11 के अंडर इंक्वायरी विंग स्टैब्लिश किया है टू प्रूव ग्राफ्ट केसेस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। इससे चांसेस हैं कि इस साल क्वेश्चन आए लोकपाल से। तो लोकपाल के बारे में देख लेते हैं कि जेनेसिस और इसका एम क्या है। अगर सेंट्रल लेवल पे एंटी करप्शन ओम्बड्समैन जो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के थ्रू स्टैब्लिश किया गया है, और इसका काम है इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन करना करप्शन केसेस में जिसमें पब्लिक सर्वेंट्स इन्वॉल्व, ठीक है। और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एआरसी ने लोकपाल इंस्टीट्यूशन के एस्टेब्लिशमेंट को की रिकमेंडेशन की थी। और लोकायुक्त स्टेट लेवल पे होता है, इसकी स्ट्रक्चर जो है ऑल स्टेट्स में यूनिफॉर्म होती है लोकायुक्त की। और लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट जो होता है गवर्नर के द्वारा जनरली स्टेट हाई कोर्ट के या चीफ जस्टिस और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन के कंसल्टेशन के साथ किया जाता है, ठीक है। फिर कंपोजिशन ऑफ लोकपाल देख लेते हैं। इसमें जो पर्सन हु इज और हैज बीन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर इज और हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या और 8 और अलग मेंबर्स होते हैं विद 50% जुडिशियल मेंबर्स जिन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इसी कंपोजिशन में ये है। उसके बाद फिर जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष 2019 के से पहले फर्स्ट लोकपाल थे। और जस्टिस ए एम खानवालिकर करंट लोकपाल थे, ठीक है। और चेयरपर्सन और मेंबर्स को सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन ऑब्टेन करने के बाद अपॉइंट किया जाता है। और ऑफिस का टर्म जो है ऑफिस में एंटर करने की डेट से 5 साल तक या 70 साल तक जो भी पहले हो तब तक चलता है, ठीक है। और ऑफिस होल्ड करना बंद करने पर चेयरपर्सन हर मेंबर लोकपाल के चेयरपर्सन या मेंबर के रूप में रिअपॉइंट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे मतलब अगर उनका टर्म खत्म हो जा रहा है तो वो इन रिअपॉइंटमेंट के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे, ठीक। और एक मेंबर लोकपाल का चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल होगा अगर उसकी टोटल टेन्योर जो है 5 ईयर से एक्सीड नहीं करती है, ठीक। मतलब मेंबर को लोकपाल का चेयरमैन बनाया जा सकता है अगर उसकी टेन्योर 5 साल से एक्सीड नहीं कर रही है तो। दो विंग्स होते हैं लोकपाल के, एक होती है इंक्वायरी विंग, दूसरी होती है प्रोसिक्यूशन विंग, ठीक है। इंक्वायरी विंग जो होती है किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कमिट किए गए एलिजेड ऑफेंस की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करता है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंडर पनिशेबल हो। और 60 दिन के अंदर लोकपाल को इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। और लोकपाल के चेयरपर्सन के अंदर डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी की लीडरशिप में डायरेक्टर को 3 सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी असिस्ट करते हैं। एसपी जनरल हुआ, एसपी इकोनॉमिक एंड बैंकिंग हुआ और एसपी साइबर हुए, ठीक है। और हर एसपी को आगे इंक्वायरी ऑफिसर्स और अदर स्टाफ असिस्ट करते हैं। और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंडर में सिविल कोर्ट के सारे पावर्स लोकपाल को प्राप्त है ना। और प्रोसिक्यू फिर अगला विंग जो है प्रोसिक्यूशन विंग। इसमें क्या है कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की लीडरशिप में फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स इन रिलेशन टू एनी कंप्लेंट बाय लोकपाल, ठीक है। ये प्रोसिक्यूट करने के लिए होता है किसी पब्लिक सर्वेंट को। और डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बेसिस पर स्पेशल कोर्ट के सामने केस फाइल करेंगे और जो पब्लिक सर्वेंट्स को प्रोसिक्यूट करेंगे इन रिलेशन टू एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है। जिसे मोटा माटी आपको ये बात याद रखने की जरूरत है, ये जो काम कर रहे हैं बेसिकली वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत काम कर रहे हैं, पावर्स इनको वहीं से आ रही है, ठीक है। पावर्स ऑफ लोकपाल में देख लेते हैं। किसी भी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंक्लूडिंग सीबीआई पर सुपरिटेंडेंट्स के डायरेक्शन फॉर केसेस रेफर्ड टू लोकपाल, ठीक है। फिर पब्लिक सर्वेंट्स को अप्रोप्रिएट डायरेक्शन शुरू करना, जो डॉक्यूमेंट की रिकॉर्ड की प्रिपरेशन या कस्टडी से इंटरेस्टेड हैं उसको प्रोटेक्ट प्रिवेंट सच डॉक्यूमेंट, यही पावर इनकी है, ठीक है। फिर करप्शन के इरेडिकेशन के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए सिविल प्रोसीजर के अंडर इनके पास पावर्स होती हैं। फिर पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा पब्लिक ग्रीवेंसेस के रिट्रेशल के लिए फाइनल अपीलेट अथॉरिटी के रूप में ये लोकपाल सर्व करते हैं इन केसेस वेयर डिसीजन कंटेन्स करप्शन फाइंडिंग्स अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ठीक है। तो ये इतनी पावर्स होती हैं लोकपाल के पास। उसके बाद में फिर जुरिडिक्शन ऑफ लोकपाल टू इंक्वायर इनटू एलिजेड करप्शंस देख लेते हैं। तो जुरिडिक्शन का प्राइम मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट का या एमपी हो, ठीक है। और या फिर ऑफिशियल हो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर ग्रुप ए बी सी डी। ग्रुप ए हो गया आईएएस आईपीएस
या सेंट्रल सर्विस, आईआरएस, आईएफएस, ये सब, ठीक है। ग्रुप बी होते हैं उनके नीचे ग्रुप सी होते हैं क्लरिकल लेवल स्टाफ, ग्रुप डी होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। उसके बाद फिर अगला जो इनके पास पावर्स होता है, जुरिसडिक्शन है इनका चेयरपर्सन, मेंबर्स, ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ एनी बोर्ड या कॉर्पोरेशन या सोसाइटी या ट्रस्ट या ऑटोनॉमस बॉडी जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा स्टैब्लिश की गई है, या होली या पार्शली स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट उसको फंड करता हो, ठीक है, तो वो भी इनके जुरिसडिक्शन के अंदर आते हैं, उनको भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है लोकपाल। फिर कोई भी सोसाइटी या ट्रस्ट जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन 10 लाख से ऊपर रिसीव कर रहा है, वो भी लोकपाल की जुरिसडिक्शन में आ जाता है कि लोकपाल उसको भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद कंपोजिशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी ऑफ लोकपाल, ये तो मैंने बता ही दिया, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन। और कोई बॉक्स रह गया क्या? नहीं, और कोई बॉक्स नहीं रह गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लोकपाल खत्म। अदर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज। सबसे पहला है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये जो है इट इज रिव्यूइंग स्टेट लिस्ट फॉर ओबीसी, इसलिए न्यूज में है। आर्टिकल 338 के तहत बना हुआ ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 से इंसर्ट हुआ है, ठीक है। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स को मेजर पॉलिसी मैटर्स पे एनसीबीसी से कंसल्ट करना पड़ता है, स्पेशली जब ओबीसी के राइट्स की बात हो, ठीक। और इसकी कंपोजिशन में होते हैं चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 और मेंबर्स, और सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इनके जो पावर्स हैं वो सिविल कोर्ट की तरह पावर्स हैं, जैसे समन करना हुआ, डॉक्यूमेंट्स मंगवाना, एटसेट्रा। फिर इनकी ड्यूटीज के बारे में बात करें तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए सेफगार्ड्स मॉनिटर करना, राइट्स, अगर उनके कोई राइट्स वायलेट हुए हैं तो उसकी कंप्लेंट्स को देखना, फिर ओबीसीज के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे एडवाइस देना, और प्रेसिडेंट को एनुअल रिपोर्ट देना, ठीक है। ये इनके ड्यूटीज है, नॉर्मल ड्यूटीज। तो एनसीबीसी हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एनसीएचसी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। ये आर्टिकल 338 यानी 338 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये भी है, और कंपोजिशन इसका चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर, सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, मतलब पुराने वाले जैसे की तरह। इनका भी टेन्योर 3 साल का होता है और ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही अपॉइंट हो सकते हैं ये। और जो दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली क्लैरिफाई किया है कि एनसीएससी सिविल या क्रिमिनल कोर्ट की तरह डायरेक्शंस नहीं दे सकता है, ठीक है। और इनके फंक्शंस क्या क्या हैं? शेड्यूल्ड कास्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और सेफगार्ड को मॉनिटर करना, और राइट्स के डिप्रिवेशन वाली कंप्लेंट्स को देखना, ठीक है। ये इनके फंक्शंस हो गए। फिर अगला आता है यूपीएससी। इसके बारे में आप लोगों को, बहुत लोगों को पता ही होगा, ये सब तैयारी कर रहे हैं इसी की। फिर फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, छोड़ूंगा नहीं इसको भी। आर्टिकल 315 जो है वो ये आर्टिकल 315 के तहत आता है, ठीक है। और इसके आर्टिकल 315 क्या कहता है कि यूनियन और स्टेट्स के लिए अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन होने चाहिए, ठीक है। और इसमें चेयरमैन का अपॉइंटमेंट जो है वो भी प्रेसिडेंट करते हैं अंडर आर्टिकल 316। और जो चेयरमैन होते हैं उनका टर्म 6 साल होता है या 65 साल तक की एज की होती है। अच्छा, एज याद रखना, एज से कंफ्यूजन हो सकता है आपको। किसी किसी में 70 साल है, किसी किसी में 65 साल है, तो किसमें 70 है किसमें 65 है, एक टेबल बना लो, टेबल बना करके उससे याद रखना तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। और उसका फिर एलिजिबिलिटी की बात करें तो कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट में। और रिमूवल जो है इसका प्रेसिडेंट ही कर सकता है, अगर क्या क्या ग्राउंड से रिमूवल के, अगर इंसॉल्वेंट हो जाए, या कहीं बाहर एम्प्लॉयमेंट कर रहा हो, या फिर मेंटली या फिजिकली अनफिट हो जॉब के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये यूपीएससी का ये खत्म हो गया, यूपीएससी एज अ बॉडी। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। ये जो है आर्टिकल 243 आई के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है कि गवर्नर हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन बनाता है, जैसा कि सेंट्रल लेवल पे फाइनेंस कमीशन होता है आर्टिकल 280 के तहत, ठीक है। वैसे स्टेट में स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है आर्टिकल 243 आई के तहत, ठीक है। और 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर ये भी इंट्रोड्यूस हुआ था। 73rd अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए है, याद रखना है, ठीक है। इसका काम क्या है? पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करना, स्टेट और पंचायत के बीच के टैक्सेस, टोल, फीस का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना, और स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से ग्रांट्स इन एड रिकमेंड करना। आर्टिकल 243 वाई
सेम काम म्यूनसिपैलिटीज के लिए भी करता है। ठीक है, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन पंचायत के लिए करता है वही सेम म्यूनसिपैलिटीज के लिए भी काम करता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार का। ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेंट्रल विजिलेंस एक्ट 2003 के अंडर में बना हुआ है ये। ठीक है, पहली बार 1964 में बनाया गया था के संथानम कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। अच्छा, ये भी आप लोग एक चीज और ध्यान रखना कि के संथानम ने किन किन कमिटीज का रिकमेंडेशन दिया था, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे सीबीआई का हुआ, सीवीसी का हुआ। ठीक है, तो वो ध्यान पे रखना आप। उसके बाद फिर पहली बार जो 1964 में इसको बनाया गया था, फिर 1998 में ऑर्डिनेंस से स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था। फिर इसका कंपोजिशन के तौर पे बात करें तो 3 मेंबर्स होते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है एक, और 2 अदर कमिश्नर्स होते हैं। और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं हाई पावर्ड कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। वो हाई पावर्ड कमेटी में कौन कौन होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक होम मिनिस्टर होता है, फिर एक लोकसभा का अपोजिशन लीडर होता है। ठीक है, उसके रिकमेंडेशंस में। इसका फंक्शन क्या क्या है सीवीसी का? सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज करना, लोकपाल से रेफर्ड कंप्लेंट्स का प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना, और सीबीआई के ऊपर भी ये सुपरविजन रखता है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है लॉ कमीशन। लॉ कमीशन जो है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के नोटिफिकेशन से ये बनती है। और 23rd लॉ कमीशन का टेन्योर जो है वो अभी रिसेंटली जो लॉ कमीशन बनने वाली है वो 23rd लॉ कमीशन है, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक के लिए होगा। ठीक है, इसका कंपोजिशन में जो होते हैं फुल टाइम चेयरपर्सन होते हैं एक, 4 मेंबर्स होते हैं, और पार्ट टाइम एक्स ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं। इसका जो एम है लीगल सिस्टम में रिफॉर्म्स लाना, जस्टिस प्रमोट करना। ठीक है, और इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इस पहली बार 1834 में ये बना था। फिर इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली कमीशन 1955 में एमसी सीतलवाड़ के चेयरमैनशिप में बनी थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं नीति आयोग। ये पहले इम्पोर्टेंट हुआ करता था, तो अभी इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ थोड़ा कम इम्पोर्टेंट हो गया अभी, लेकिन फिर भी आप देख लेना, इसके देख लो इसके बारे में। 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके ये बना था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक है। ठीक है, इसके चेयरपर्सन जो है प्राइम मिनिस्टर खुद हैं। उसके बाद फिर इसकी गवर्निंग काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सारे सीएम्स होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, और फुल टाइम या एक्स ऑफिशियो स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं। ठीक है, और उसका फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो ऑफिसर इसका होता है वो प्राइम मिनिस्टर खुद अपॉइंटमेंट करते हैं उसका, और वो सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होता है। इसका ट्विन मैंडेट है, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एडॉप्शन और मॉनिटरिंग, और दूसरा कम्पिटेटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना। कम्पिटेटिव फेडरलिज्म क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, इसके बारे डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा अभी। ये पॉलिटी का है टॉपिक, लक्ष्मीकांत में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर ये रिपोर्ट जो रिपोर्ट्स कुछ कुछ निकालता है वो एक तो एसडीजी इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स, 7E। ठीक है, SATH और ई रिपोर्ट फिर एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, ये सब होगा। तो ये नीति आयोग के बारे में हो गया। फिर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसके बारे में देखें तो 150th अभी रिसेंटली इसकी 150th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है। और ये स्टैब्लिश हुआ था 9 अक्टूबर 1874 को ट्रीटी ऑफ बर्न के थ्रू, और सेकंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आईटीयू के बाद। फिर वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट होती है, और हेडक्वार्टर जो है इसका बर्न स्विट्जरलैंड में है। मेंबर्स इसके 192 कंट्रीज हैं, इंडिया भी उनमें से एक एक्टिव मेंबर है। और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है यूनियन यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अच्छा, एक प्रो टिप दे दे रहा हूँ मैं आप, यूएन की कुछ एजेंसी, 6 या 7 एजेंसीज हैं, उन सब के बारे में आप यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पे जाकर के आप पढ़ लेना उसके बारे में। एक क्वेश्चन घुमा फिरा करके हर साल किसी न किसी फॉर्म में आता ही आता है, तो उसका एक सेपरेट नोट बना लोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, एक क्वेश्चन का प्लस मार्क मिल जाएगा आपको उसमें। ठीक है, जितनी भी यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज और उसकी जो मेन ऑर्गन एजेंसीज होती हैं वो, और ये ज़्यादा देर का काम नहीं है, 1 से 1.5 घंटे का काम है। आप 1 से 1.5 घंटे का नोट्स बैठ करके पढ़ोगे, 1.5-2 घंटे में वो नोट्स तैयार हो जाएगा, आपका 1.5-2 पेज का नोट्स होगा। और उससे आपके एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे आराम से। ठीक है, तो वो बढ़िया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, अगर 2 घंटा लगा के 2 नंबर मिल जा रहे हैं तो फिर क्या ही बात है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।
इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। सबसे उसमें है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट 2005, ठीक। तो ये न्यूज में इस क्यों है, क्योंकि ये अपनी 20th एनिवर्सरी की तरफ बढ़ रहा है। 2005 में आरटीआई एक्ट, जैसा कि आपको याद होगा, आया था। तो अब 20th एनिवर्सरी इसकी 2025 में होगी, ठीक है। आरटीआई एक्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो हमारे देश के सिटीजन्स को सरकारी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांगने का अधिकार देता है। और ये जून 2005 में बना हुआ था और अक्टूबर 2005 से लागू हुआ है, ठीक। इसका मुख्य पर्पस क्या है? सिंपल भाषा में कहें तो आम नागरिकों को पब्लिक अथॉरिटीज के पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन पहुंचाने का राइट देता है। इसकी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस के अंतर्गत में आती है, ठीक है। और आरटीआई एक्ट का जो बैकग्राउंड है काफी इंटरेस्टिंग है। ये एक्चुअली एक ह्यूमन राइट है जिसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में शामिल किया गया था। और सबसे पहले हमारे देश में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में बना था, ठीक है। बाद में उसका नाम बदल करके आरटीआई एक्ट 2005 करके उसे रिप्लेस कर दिया 2005 में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई को आर्टिकल 19 के तहत एक फंडामेंटल राइट के रूप में स्टैब्लिश किया था। और आरटीआई एक्ट की प्रोविजंस के बारे में बात करें तो आरटीआई के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनाए गए हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और 10 अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं। और इनकी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट खुद करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की हुई एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे इनका अपॉइंटमेंट होता है। और इनका टेन्योर जो होता है वो 3 साल के लिए होता है। हर पब्लिक अथॉरिटी में सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ या सीपीआईओ कहते हैं उसको, ठीक है। स्टेट में पीआईओ होता है जो कि आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और आरटीआई सभी गवर्नमेंट बॉडीज, स्टेट कंट्रोल एंटिटीज या ऐसे एनजीओ पे लागू होता है जिन्हें सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से सिग्निफिकेंट फंडिंग मिलती है। कुछ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर से एग्जेम्प्ट है जो सेक्शन 8 के तहत और सेकंड शेड्यूल में स्पेसिफाइड है। कुछ इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे सर्ट इन, आईबी, रॉ, ईडी वगैरह से ये सब भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। उसके बाद में फिर कुछ इन्फॉर्मेशन कितनी जल्द फिर अगला सवाल आता है कि इन्फॉर्मेशन कितनी जल्दी मिलनी चाहिए। तो नॉर्मल केसेस में अंडर 30 डेज इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर पीआईओ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, तो गलत इन्फॉर्मेशन भी देता है तो पेनल्टीज का प्रावधान भी है उनके ऊपर। अगर कोई सिटीजन पीआईओ के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो वो अपील भी कर सकता है उसको लेकर के, ठीक है, जो भी उसको मिला है। नॉर्मली दो अपील्स होते हैं। जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो आपने पहली बार अपील की, आप संतुष्ट नहीं हो उस इन्फॉर्मेशन से, मतलब यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट इन्फॉर्मेशन, तो आप एक अपील करो, फिर उससे हायर अथॉरिटी के पास जाता है, ठीक है। सपोज उसने भी कोई जवाब दिया, आप फिर भी नहीं संतुष्ट हो, तो फिर उस केस में आप फिर से दोबारा अपील करो, तो फिर वो जाता है सीधे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। और वहां से फिर आपको वो देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है और क्यों नहीं आप सेटिस्फाइड हो, ठीक है। अगर आप उनको लगता है कि नहीं नहीं सही है कि ये सामने वाला पर्सन को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई इसलिए नहीं सेटिस्फाइड, तो फिर वो पेनल्टी लगाना शुरू करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर है उसके ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद फिर आरटीआई में कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। 2019 में आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट ने इंफॉर्मेशन कमिश्नर की टर्म्स को और कंडीशंस में काफी चेंजेस किए हैं। और 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ने सेक्शन 8 और 1 को अमेंड करके भी सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोजर से एग्जेम्प्ट कर दिया है, ठीक है। इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आरटीआई भी एक्ट हो जाता है। और आपको याद होगा जब मैं डीपीटीपी एक्ट पढ़ा रहा था उसमें मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ था, इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आरटीआई में अमेंडमेंट हुआ तो उसके पास भी कुछ ऐसे पावर्स आ गए हैं जिसमें आरटीआई देने से वो एग्जेम्प्ट हो चुका है, वो इन्फॉर्मेशन देने से एग्जेम्प्ट हो चुका है, ठीक है। क्योंकि और सरकार भी काफी ज्यादा आरटीआई एक्ट को कमजोर करने पे लगी हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कभी नहीं चाहेगी ना उसकी चीजें बाहर आए, सरकार को नहीं पता, जनता को ना पता चले। जितना भी वो दे रहे हैं मजबूरी में ही दे रहे हैं। वेल, हालांकि ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। हेल्दी डेमोक्रेसी में जनता को जो भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलनी ही चाहिए। हाँ, जो चीजें सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, देश की नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, और फिर
किसी इंपॉर्टेंट चीज जैसे रेप विक्टिम्स वगैरह इन सब का कुछ इन्फॉर्मेशन हुआ, ये सब नहीं मिलना चाहिए पब्लिकली, ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए पब्लिकली। लेकिन हाँ, इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए पब्लिक, जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो इसमें सरकार अगर छुपा रही है तो ये तो गलत बात है, क्योंकि ये तो पता रहना चाहिए कौन कॉन्ट्रैक्टर है क्या है, ठीक है। तो खैर ये सब इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सरकार छुपाने के लिए ये इस्तेमाल करके लाती, मतलब अलग अलग प्रोविजंस लेकर के आती है, जैसे डीपीडीपी एक्ट हो गया ये सब वगैरह, ठीक है। और मैं कहूंगा अगर आप लोग ने कभी आरटीआई एक्ट इस्तेमाल नहीं किया तो एक बार इस्तेमाल करके देखो, कुछ नहीं लगता है, 10 रुपए लगते हैं आपके, ठीक है। वो भी अगर आप बीपीएल कैटेगरी में हो, बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में हो, तो वो भी नहीं लगेगा आपका पैसा। और आप ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर सकते हो, आपको कुछ भी जानना है सरकार से, आप नॉर्मल एक सवाल पूछ सकते हो, उसमें सवाल के फॉर्म में दे दो और सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। आरटीआई भी आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हो और 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये करके देखो, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखोगे तो अच्छी चीज है, ठीक है। आपको किसी भी चीज की, और इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती कि नहीं है मुझे ये पकड़ेंगे और पकड़ेंगे, कुछ कोई नहीं पकड़ता। मैंने खुद कई बार आरटीआई फाइल किया है तो कुछ नहीं होता है, आप करके देखो, आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और अच्छा भी लगेगा कि आप इन्फॉर्म सिटीजन की तरह तौर पर अपना अपने आप को फील करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। बस कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में पूछ लेना जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, ठीक है। नॉर्मल इन्फॉर्मेशन पूछना उनसे। फिर आधार पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आधार। इस पे भी दो साल क्वेश्चन आ चुके हैं, 2018 में आए हैं, 2019 में आया है शायद, हाँ इन 2 साल में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये उस समय तो काफी इंपॉर्टेंट था, अभी भी अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, लेकिन हाँ ठीक है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है तो चांसेस ऐसा इग्नोर भी नहीं कर सकते कि नहीं पूछेगा। तो ये न्यूज में क्यों है? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऑब्जर्व किया है कि आधार कार्ड आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन ये डेट ऑफ बर्थ का ऑथेंटिकेटिव प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो आधार है क्या? ये 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूआईडी नंबर जिसको कहते हैं, है जो यूआईडीएआई के द्वारा इशू किया जाता है। इसे बायोमेट्रिक से लिंक होने के कारण कोई भी व्यक्ति डुप्लीकेट नंबर नहीं पा सकता है। जो आपके आधार में रहता है ना नीचे 12 डिजिट का, उसको यूआईडी नंबर कहते हैं। अब तो एक और नंबर आने लगे हैं, वीआईडी, वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर नए नए जो आधार कार्ड से शुरू हो रहे हैं उसमें 12 डिजिट के ऊपर एक 16 डिजिट का एक और नंबर होता है, ठीक है, उसको वीआईडी नंबर कहते हैं। उस वो देने से आपका यूआईडी नंबर हिडन रहता है, ठीक है। वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर से की वजह से आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हिडन रहता है। तो ये हो गया यूआईडी और वीआईडी, ठीक है। और इसमें जो है बायोमेट्रिक से लिंक होने के कारण कोई व्यक्ति डुप्लीकेट नंबर नहीं पा सकता। और ये एक रैंडम नंबर होता है जो कास्ट, रिलीजन, इनकम, हेल्थ या ज्योग्राफी जैसी डिटेल्स कैप्चर नहीं करता है, ठीक है। ये इंडिया के रेसिडेंट्स के लिए ही है और आइडेंटिटी और एड्रेस का प्रूफ है, लेकिन सिटीजनशिप या डोमिसाइल का प्रूफ नहीं है ये, ठीक। आधार की जो है टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर स्केलेबल है, आधार की टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर स्केलेबल है, जिसमें रेसिडेंट का डेटा सेंट्रली स्टोर होता है और ऑथेंटिकेशन देश के किसी भी कोने से ऑनलाइन की जा सकती है। इसीलिए आप देखोगे कई जगह आपका जैसे सिम लेने जाते हो तो आधार ऑथेंटिकेट ऑनलाइन हो जाता है, बस आप एक फिंगरप्रिंट देते हो उसी से आधार ऑथेंटिकेट हो जाता है, फिर आप आधार नंबर देते हो उससे भी आपका आधार ऑथेंटिकेट होता है। रीजन यही होता है क्योंकि उसका डेटा सेंट्रली स्टोर्ड होता है, ठीक है। और आधार का एक बड़ा फायदा भी है इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर का। यूआईडी एनेबल्ड बैंक अकाउंट नेटवर्क से बेनिफिशियरी जो है सीधे रेसिडेंट तक सिक्योरली और लो कॉस्ट में पैसा पहुंचाए जा सकते हैं, ठीक। ये इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर हो गया। दूसरा इसका बड़ा फायदा है टारगेटेड डिलीवरी का, ठीक है। टारगेटेड डिलीवरी में क्या होती है कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट आधार लेकर के जो बेनिफिट सब्सिडीज हैं वो डायरेक्ट जो जिसके इंटेंडेड और इंटेंडेड रिसिपिएंट है सीधे उसी के पास डिलीवरी हो जाती है उसे, ठीक है। आधार की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बारे में बात करें तो 2018 में जीएस जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट 2016 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अफर्म किया था, ठीक है। इसलिए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था और फिर 2019 में भी पूछा गया था क्योंकि रिसेंट का ही ये था इन्फॉर्म न्यूज, इसलिए लगातार 2 साल। तो अभी फिर से वापस न्यूज में है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है क्योंकि ये
कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी आधार एक्ट की में की गई थी, तो इसलिए थोड़ा ये उस समय के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो इसमें इसमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी में ऑब्जर्वेशंस क्या थी उनकी। आधार का जो मेटा डेटा है 6 महीने से ज्यादा स्टोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और ये एक्ट जो है आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 द्वारा गारंटी किए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करता है। और सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए आधार मैंडेटरी हो सकता है, लेकिन बैंक अकाउंट्स या मोबाइल कनेक्शंस के लिए आधार का डेटा शेयर करना उसके लिए फोर्स नहीं किया सकता है। राज्य अगर आधार का डेटा शेयर करने के लिए प्राइवेट कोऑपरेशन के साथ राज्य जो है डाटा आधार का डेटा शेयर करने के लिए प्राइवेट कोऑपरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी का इंफ्रिंजमेंट होगा। ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन थे उस समय सुप्रीम कोर्ट के। और जैसा कि आप देखते भी होंगे कि यूआईडीएआई जो है हमारा डेटा शेयर नहीं करता है। और ठीक है, आगे मूव करते हैं। यूआईडीएआई की जेनेसिस पे बात करते हैं। तो यूआईडीएआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 2016 में आधार एक्ट 2016 के प्रोविजंस के तहत बनाई गई थी, और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करती है। ठीक है। इसका फंक्शन के बारे में बात करें तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को इशू करना है, आधार एनरोलमेंट ऑथेंटिकेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं ये, और इसमें आधार की लाइफ साइकिल के सभी स्टेजेस का ऑपरेशन मैनेजमेंट शामिल होता है। ठीक है। आधार होल्डर्स को आइडेंटिफाई, इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकेशन, रिकॉर्ड सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी का को इंश्योर करना भी इनके फंक्शंस में आता है। फिर आधार नंबर को इशू करने के लिए पॉलिसी बनाना, ठीक है, प्रोसीजर और सिस्टम को डेवलप करना भी इनका ही फंक्शन है यूआईडीएआई का। ठीक। फिर नेक्स्ट आते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में, देखते हैं ये है क्या। अभी देखो ये न्यूज में इसलिए क्योंकि नीति आयोग ने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के रिवैम्पिंग के लिए प्रोसेस शुरू किया है। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है क्या। तो ये ऐसी स्कीम है जिन्हें सेंटर और स्टेट जॉइंटली फंड करते हैं और स्टेट द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के सेक्टर्स में आती है। ठीक। फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का करंट फ्रेमवर्क जो है सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ रेशनलाइजेशन ऑफ सीएसएस 2015 की रिपोर्ट पर बेस्ड है। इसका फोकस जो है नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा पर है, जिसमें सेंटर और स्टेट्स को एक साथ मिलकर काम करना होता है। अभी 75 सीएसएस हैं जो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है। और सेंटर के बजट एक्सपेंडिचर का लगभग 10.4% का हिस्सा है ये। और सभी सीएसएस के लिए स्टेट्स को ट्रांसफर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट के थ्रू रूट किए जाते हैं। कोर स्कीम्स के लिए फंडिंग पैटर्न कैसा है, तो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और 3 हिमालयन स्टेट्स सेंटर का रेशियो 90:10 है, सेंटर इज टू स्टेट का रेशियो। ठीक है। और बाकी स्टेट्स के लिए 60:40 का रेशियो होता है, यानी 60% सेंटर फंड करेगी और 40% स्टेट फंड करेगा। और यूनियन टेरिटरीज में जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है उसमें 100% सेंटर ही वो करेगा, पैसा देगा। ठीक है। और इसकी जो मॉनिटरिंग है, सीएसएस की मॉनिटरिंग भी नीति आयोग देखता है, और थर्ड पार्टी इवेल्युएशन भी देखता है वही नीति आयोग। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ सीएसएस इसकी बात करें तो कोर स्कीम में कोर्स 3 तरह की होती है। कोर स्कीम्स हुई, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हुई, फिर ऑप्शनल स्कीम्स हुई। ठीक है। 3 तरह की सीएसएस हुई। तो कोर स्कीम में ये स्कीम जो है नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा का पार्ट होती है, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, ये सब जो है ये सब कोर स्कीम्स होती हैं। फिर कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, ये 6 स्कीम्स जो है सोशल प्रोटेक्शन और सोशल इंक्लूजन के लिए होती हैं। और इन्हें जो है एनडीए के अवेलेबल फंड्स पर इनका पहला हक होता है, क्योंकि ये कोर ऑफ द कोर स्कीम्स यानी कोर स्कीम्स का भी कोर है। ठीक है। फिर वो 6 स्कीम्स हैं। एक मनरेगा हुआ, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हो गया एनएसएपी। फिर 3 अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट एससीज एसटीज और बैकवर्ड क्लासेस का, फिर डिफरेंटली एबल्ड का, वल्नरेबल ग्रुप्स का, इन सबके डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज हुई। तो फिर अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है। तो ये सब कोर ऑफ द कोर स्कीम्स में आती है। फिर ऑप्शनल स्कीम्स में आती हैं। स्टेट्स को फ्रीडम है कि वो कौन सी स्कीम इम्प्लीमेंट करना चाहता है। फंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एलोकेट करती है, जैसे एग्जांपल में हुआ तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ सीएसएस आपके हो गए। अच्छा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बाद आता है मिशन कर्मयोगी, नेक्स्ट टॉपिक।
मिशन कर्मयोगी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि हाल ही में कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन सीबीसी ने अपने 3 साल पूरे किए हैं और ये नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग एनपीसीएससीबी का यानी मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। एनपीसीएससीबी का एम क्या है? ये एक प्रोफेशनल, वेल ट्रेन्ड और फ्यूचर लुकिंग सिविल सर्विसेज क्रिएट करना चाहता है, जिसमें इंडिया के डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस, नेशनल प्रोग्राम्स और प्रायोरिटीज की शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। और एनपीसीएससीबी सभी सिविल सर्वेंट्स इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को कवर करता है, जो यूनियन गवर्नमेंट के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज में काम कर रहे हैं। ठीक है। मिशन कर्मयोगी के गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो एक तो रूल बेस्ड से रोल बेस्ड ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट करना। ठीक है। दूसरा, कॉम्पिटेंसी ड्रिवन अप्रोच फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट। फिर 70-20-10 का मैंडेट है, 70% लर्निंग ऑन जॉब एक्सपीरियंसेस से और 20% दूसरों के साथ काम करने से और 10% जो है प्लान ट्रेनिंग से आती है। ठीक है। और गवर्नमेंट में साइलो से परे जाना, मतलब दूर हटना। उसके बाद में फिर ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हो गए। उसके बाद फिर इसका महत्वपूर्ण एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। ये मिशन कर्मयोगी के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करता है और ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन पोर्टल है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग जर्नी में गाइड करता है। आई गॉट जो है कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के सभी यूजर्स का परफॉर्मेंस इंडिकेटर पे मॉनिटर और इवेल्युएट किया जाता है। और उसके बाद फिर देखते हैं हम कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, इसके बारे में देखते हैं। इसकी जेनेसिस जो है गजट ऑफ इंडिया के जरिए 2021 में बनाई गई थी और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा। ठीक है। और इसके अबाउट में देखें तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसे पूरी एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है। इसके कॉम्पोजिशन में 3 मेंबर्स होते हैं और एक इंटरनल सेक्रेटेरिएट इन्हें सपोर्ट करता है। सेक्रेटेरिएट का जो हेड है एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होता है जो कि सीबीसी के सेक्रेटरी के रूप में काम करता है। ठीक है। मेंबर्स जो हैं अलग अलग बैकग्राउंड से लिए जाते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया या ताकि हर एंगल से रिप्रेजेंटेशन हो सके इसकी। ठीक है। इसका पर्पस जो होता है एक क्रेडिबल और यूनिफॉर्म अप्रोच बनाना कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कोलैबोरेटिव और को शेयरिंग की बेसिस पे। ठीक है। फंक्शंस क्या है सीबीसी के? तो डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज और एजेंसीज के एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान बनाने में हेल्प करना, एनुअल स्टेट सिविल सर्विसेज रिपोर्ट तैयार करना, फिर मिशन के लिए नॉलेज पार्टनर्स अप्रूव करना, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हार्मोनियस डी साइलोड अप्रोच डेवलप करना। ठीक है। तो ये सब इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के फंक्शंस हो गए। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है सीबीसी। फिर ग्रीवांस रिट्रेसल मैकेनिज्म, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ठीक है देख लेते हैं, ये मीन्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस ने पब्लिक ग्रीवेंस को हैंडल करने के लिए कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस जारी की है, जिससे शिकायतों का निवारण टाइम बाउंड, एसेसेबल और मीनिंगफुल हो सके। ठीक है, इसलिए न्यूज में है। और क्या है नई गाइडलाइंस, तो इसको आप एक पढ़ लेना, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन चलो मैं बता ही देता हूँ। सभी मंत्रालय और विभागों में पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति होगी, जो शिकायतों को प्रॉम्प्टली और फेयरली और एफिशिएंटली उसका समाधान करेंगे। ठीक है। और हर मंत्रालय में डेडिकेटेड ग्रीवेंसेस सेल होंगे और जिसमें पर्याप्त रिसोर्सेज होंगे और स्कीम्स एक्टिविटीज की नॉलेज रखने वाले लोग होंगे। और शिकायत निवारण के लिए मौजूदा समय जो 30 दिनों का है उसको घटाकर के 21 दिन कर दिया गया है। और मंत्रालय विभागों की रैंकिंग के लिए हर महीने ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स GRAI जारी किया जाएगा। ठीक है। फिर GRAI को DAPRG द्वारा कंसेप्चुलाइज और डिजाइन किया गया है, जो ऑर्गेनाइजेशन वाइज कंपैरेटिव पिक्चर देता है और GRM के बारे में स्ट्रेंथ और इम्प्रूवमेंट एरियाज के बारे में वैल्यूबल इंसाइट्स भी देता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं अबाउट ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म, GRM ये है क्या? तो जीआरएम जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर करता है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज के बारे में फीडबैक प्रदान करता है। और केंद्र सरकार में शिकायतों को हैंडल करने के लिए डेजिग्नेटेड दो डेजिग्नेटेड नोडल एजेंसीज हैं। एक है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज, DARPG। ठीक है। ये
ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, हाँ, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस के अंतर्गत में आती है। और दूसरी है डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेज, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो ये दो नोडल एजेंसीज हैं। फिर सीपी ग्राम्स, ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सिटीजन्स को 24/7 अवेलेबल है, और जहां वो सर्विस डिलीवरी से संबंधित किसी भी विषय पर पब्लिक अथॉरिटीज को अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। ये एक सिंगल पोर्टल है जो सभी जितने मिनिस्ट्रीज हैं और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और उसको जोड़ता है, और इसमें पोर्टल पर रोल बेस्ड एसेस के माध्यम से ऑफिसर्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीपी ग्राम्स के बारे में। और स्टेट में कैसे ग्रीवेंस रिडर्सल मशीनरी काम करती है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर डेजिग्नेट किया जाता है। और कुछ स्टेट्स में जो है जिला पंचायत में भी अपने पब्लिक ग्रीवेंस मैकेनिज्म बनाए हुए हैं। तो और दूसरे इनिशिएटिव देख सकते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन जैसे सीबीसी हुआ, लोकायुक्त हुआ, एनएचआरसी, एसएचआरसी, ये सब करप्शन, पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट में नेग्लिजेंस, ह्यूमन राइट्स वायलेशन आदि का कंप्लेंट्स देखते हैं खुद ही। फिर प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रगति, ये आम आदमी की शिकायतों को एड्रेस करने के लिए मल्टीपर्पज और मल्टी मोडल प्लेटफॉर्म है ये। फिर दूसरी एक और इनिशिएटिव है ई निवारण करके, ये सीबीडीटी द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी द्वारा टैक्स पेयर ग्रीवेंस को फास्ट ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। और सेवोत्तम मॉडल, ये क्या है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए डेवलप किया गया है। इसमें 3 मॉड्यूल्स हैं, एक सिटीजन चार्टर है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, और कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस डिलीवरी है, ठीक है। इसके बाद में फिर आता है जन योजना अभियान। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने 2025-26 के लिए पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स की तैयारी की है और पीपल्स प्लान कैंपेन जन योजना अभियान को लॉन्च किया है। जन योजना अभियान या पीपल्स प्लान कैंपेन ये है क्या, तो इसका एम जानना अपने को जरूरी है। एम इसका है पंचायत डेवलपमेंट प्लान तैयारी करना, प्रोसेस में लोगों की भागीदारी को एक्सेलरेट करना। और इसका लॉन्च जो हुआ है 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा सबकी योजना सबका विकास के रूप में किया गया था, ठीक है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है पंचायत के तीनों टायर्स पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट फ्रंटलाइन वर्कर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जैसे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के साथ होता है, ठीक है। इस कैंपेन के कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो स्ट्रक्चर्ड वार्ड सभा, महिला सभा, ग्राम सभा, ब्लॉक सभा, डिस्ट्रिक्ट सभा, ठीक है। फिर ग्राम सभा वाइज कैलेंडर की तैयारी करना, फिर पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर थीमेटिक डेवलपमेंट की पहचान करना जिसे ग्राम सभा में प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब इसके कंपोनेंट्स हैं। फिर इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन भी है और अप्रूव्ड जीपीडीपी भी है, दैट इज टू बी पब्लिश्ड ऑन ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ठीक। उसके बाद में फिर ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडी, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस आईकैल के बारे में जान लेते हैं। आईकैल क्या है, तो ये देश का पहला सेंटर है जिसका उद्देश्य स्थानीय मतलब जो लोकल गवर्नेंस बॉडीज हैं, ठीक है, उसका ऑडिटिंग करना और ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करना। और ये पॉलिसी मेकर्स और ऑडिटर्स के लिए कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, और ऑडिटर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में काम करेगा ये आईकैल, ठीक है। बस इतना जानो, इसके बारे में कुछ इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। और ये ग्रास रूट, हाँ एक और चीज, ये ग्रास रूट लेवल पे गवर्नेंस इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एक नॉलेज सेंटर और थिंक टैंक के रूप में भी काम करेगा, ठीक। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड इट्स ऑडिट के बारे में जानेंगे। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में मैंने बता दिया है 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, इससे पहले वाले लेक्चर्स में, तो इसको स्किप करेंगे हम यहाँ पे। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, कैंटोनमेंट बोर्ड्स के बारे में, ठीक है। कैंटोनमेंट बोर्ड्स में हाल ही में ये न्यूज में क्यों है कि अभी हाल ही में 10 कैंटोनमेंट बोर्ड से लैंड पोर्शन को कंसर्न स्टेट लोकल बॉडीज में मर्ज किया जाना है। और ये जानेंगे पहले कैंटोनमेंट बोर्ड्स होता क्या है। तो कैंटोनमेंट एक ऐसा एरिया है जहाँ मिलिट्री ट्रूप्स को गैरिसन किया जाता है और प्राइमरली सोल्जर्स के हाउसिंग के लिए डेडिकेटेड होता है, ठीक है। इसमें मिलिट्री और सिविलियन पॉपुलेशन दोनों शामिल होते हैं, क्योंकि मिलिट्री स्टेशन एक्सक्लूसिवली मिलिट्री पर्सनल के लिए यूज के लिए होता है और एकोमोडेशन के लिए होता है, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से इसको स्थापित किया जाता है। कैंटोनमेंट बोर्ड्स का इतिहास अगर देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसको 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद
इसका स्थापना करना शुरू हुआ था। ठीक है। फिर कैलकाटा में 1765 में पहला कैंटोनमेंट बोर्ड स्थापित हुआ था, बैरकपुर में। फिर करंटली इंडिया में 61 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, और जिसमें 6 आज़ादी के बाद मतलब बने हैं। और कैंटोनमेंट बोर्ड्स के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कैंटोनमेंट की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट केंद्र सरकार का विषय है, मतलब यूनियन लिस्ट में है। ठीक है। और कैंटोनमेंट को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के तहत एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है। और कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, जो पब्लिक हेल्थ, वाटर सप्लाई, प्राइमरी एजुकेशन एक्सेट्रा जैसे सिविक ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। और कैंटोनमेंट का स्टेशन कमांडर बोर्ड जो है एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होता है। इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है उसमें पॉलिटी बूस्टर सीरीज में। कैटेगरीज ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड्स अगर देखें तो पहली कैटेगरी में मोर देन 50,000 लोग रहते हैं। दूसरी कैटेगरी में पॉपुलेशन 10,000 से 50,000 के बीच में होती है। तीसरी कैटेगरी में पॉपुलेशन और कम होती है, 2,500 से 10,000 के बीच में होती है। चौथी कैटेगरी में पॉपुलेशन बस 2,500 के लमसम होती है। कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज पर देखते हैं। ठीक है। इसमें ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट में कहा है कि क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट से फ्री रहने का राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। ठीक है। और जजमेंट के बारे में और डिटेल दें तो ये जजमेंट एमके रंजीत सिंह वर्सेस अदर्स रंजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के रिट पिटीशन में दिया गया है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और उसके हैबिटेट से प्रोटेक्शन से रिलेटेड था। ठीक है। ये काफी न्यूज में था 2024 के टाइम में भी, तो उस समय तो नहीं पूछा गया। पॉसिबल है कि 2025 में पूछा जाए, तो ये ध्यान रखना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड जो न्यूज है। ठीक है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 21 राइट टू इक्वलिटी और लाइफ के फंडामेंटल राइट्स गारंटी करते हैं। और ये एक एग्जांपल है जहां सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स के स्कोप को वाइडन करने के लिए अपनी पावर का यूज किया है। पर्टिकुलरली आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ को, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी और आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा को लेकर के। ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है। उसके फिर इसमें दो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं। एक वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। ठीक है। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, दोज हु प्रोड्यूस पोल्यूशन बियर द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग इट, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल ये कहता है। फिर ठीक है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि अलाउज डिसीजन मेकर टू टेक प्रिकॉशन व्हेन साइंटिफिक एविडेंस ऑफ एनवायरमेंटल और हेल्थ हैजार्ड इज इनकंक्लूसिव, मतलब कि डिसीजन मेकर्स को प्रिकॉशन लेने के लिए ये कहता है जब अगर कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, मान लो कोई काम हो रहा है उसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि हाँ ये हेल्थ हैजार्ड ये काम कर सकता है, या फिर कोई भी ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, तो उस केस में प्रिकॉशन एज अ प्रिकॉशनरी मेजर प्रिकॉशन मेजर लेना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा प्रूफ तो नहीं है कि हाँ पोल्यूशन कर सकता है या फिर कोई हेल्थ हैजार्ड क्रिएट कर सकता है, लेकिन हाँ संभावना तो है कि हेल्थ हैजार्ड हो सकती है। ठीक है। तो ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल है। ठीक है। उसका फिर दूसरा है एक एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू लिव इन पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट अंडर आर्टिकल 21 के बाद में है। ठीक है। ये 1987 का केस है और ये 1996 का केस है। तो ये दोनों आपको याद रखने की जरूरत है। पोल्यूशन प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल भी याद रखना है, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल भी याद रखना है। ठीक है। फिर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे आते हैं। ये न्यूज में क्यों है, ये उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, मैं ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। ठीक है। ये इसलिए न्यूज में क्योंकि एक करंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सेक्सुअल अब्यूज के एलिगेशंस के बाद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे जर्मनी वो भाग गए थे। ठीक है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑथराइज डेजिग्नेट मेंबर्स को इशू किए जाते हैं ये पासपोर्ट। और ये पर्संस हो सकते हैं कौन कौन से, या तो डिप्लोमेटिक स्टेटस वाले जिन्हें डिप्लोमेटिक स्टेटस ग्रांट किया है, या गवर्नमेंट ऑफिशियल जो डिप्लोमेटिक असाइनमेंट्स के लिए ऑफिशियल पर्पसेस के लिए विदेश जा रहा है। ठीक है। इसकी वैलिडिटी पीरियड 5 साल या उससे कम की होती है। ठीक है। इसमें कई सारे एडवांटेजेस होते हैं, तो वो एडवांटेज जानने आप एक बार देख लेना खुद ही, उसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। और उसके बाद फिर इंडियन पासपोर्ट के बारे में देख लेते हैं कि पासपोर्ट और वीजा कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल की यूनियन लिस्ट में मेंशन्ड है। ठीक है। और इंडिया में पासपोर्ट का इशुएंस इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967 के द्वारा गवर्न है, जिसके अकॉर्डिंग सभी पर्सन जो इंडिया से डिपार्ट करते हैं या डिपार्ट करने का इंटेंशन रखते हैं
उनके पास वैलिड पासपोर्ट या वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट होना नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद फिर ये हो गया। तीन तरह की पासपोर्ट सरकार इशू करती है इंडिया में। एक तो ऑर्डिनरी होती है जो ब्लू कलर, जो आम जनता को मिलता है। फिर डिप्लोमेटिक होता है, वो व्हाइट कलर की होती है, जो डिप्लोमेट्स और स्पेशल पर्सन्स को मिलता है जो डिप्लोमेटिक मिशन वगैरह पे जा रहे हों, ठीक है। और उससे फिर ऑफिशियल होता है मरून कलर का, जो जो इंडिया का के एम्बेसडर्स हुए या फिर जो बाहर काम कर रहे हैं इंडिया के बाहर, उनको ये अलॉट होता है मरून कलर का, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी। सीएससी स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो कि सीएससी स्कीम के को इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करता है। उसने अपने एस्टेब्लिशमेंट के 15 साल सेलिब्रेट किए, इसलिए ये न्यूज में है। ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, एक्सेप्ट कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये सब चीज देखना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर आता है। ये कंपनीज एक्ट 1956 के तहत इसको सेटअप किया गया है, ठीक है। सीएससी को के थ्रू सिटीजन्स को सर्विस डिलीवरी के लिए एक सेंट्रलाइज कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। और इसका विजन है कि सीएससी को सिटीजन सर्विस पॉइंट्स के एक रिलायबल और यूबिक्विटस आईबी आईटी इनेबल्ड नेटवर्क को के रूप में इसको डेवलप करना, ठीक है। कॉमन सर्विस सेंटर्स के बारे में बात करें तो ये 2006 में अप्रूव नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के 3 पिलर्स में से एक है। एक है नेशनल गवर्नेंस प्लान के दो अलग, मतलब दो अदर पिलर्स हैं। एक कनेक्टिविटी है, एक नेशनल डेटा बैंक या स्टेट डेटा सेंटर्स है इसमें, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये क्या है? तो इंडिया में एनुअल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में 180 देशों में 159वां रैंक हासिल किया है। नो वंडर, इंडिया की मीडिया कैसी है आप सबको पता ही होगा। तो इसलिए 159वां रैंक है, तो ठीक ही रैंक पे पाया है, गूगल तो है नहीं। तो यह पेरिस बेस्ड रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा रिलीज किया जाता है, मतलब ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और इसके बहुत चांसेस हैं कि यूपीएससी में से सवाल पूछेगा, लेकिन फिर भी देख लो कि किसने कौन रिलीज करता है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पेरिस बेस्ड है, वो एनजीओ है, ठीक है। इट इज पब्लिश्ड ऑन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये डेट भी आप याद रख लो, तो 3 मई, ठीक है। इस साल का थीम था अ प्रेस फॉर प्लैनेट जर्नलिज्म इन फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, ठीक है। तो ये एनवायरमेंटल क्राइसिस से रिलेटेड है, तो थोड़ा थीम पूछने के चांसेस है। बाकी अ, उ, उ, उतना इसमें और चीजें जरूरी नहीं है। एक टॉप 3 है, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है। बेस्ड ऑन 5 इंडिकेटर, पॉलिटिकल हुआ, इकोनॉमिक हुआ, लेजिस्लेटिव हुआ, सोशल हुआ, सिक्योरिटी हुआ। फिर ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो गया। फिर कोर डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, ये है क्या? तो असम ने एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ सिविल सब डिविजन्स की जगह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर कोर डिस्ट्रिक्ट के एक यूनिक कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया है। कोर डिस्ट्रिक्ट्स है क्या? डिस्ट्रिक्ट्स के नीचे स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जिन्हें असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के रैंक के एक ऑफिसर द्वारा हेड किया जाता है। इसके पास डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के समान पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये मेंस के लिए अब काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्रीलिम्स में शायद पूछ ले, चांसेस हैं, कंप्लीटली डिक्लाइन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जिसके पास डिस्ट्रिक्ट कमीशन के समान, मतलब एक उसके इक्विवेलेंट पावर्स होते हैं। और सिग्निफिकेंस इसका है कि एडमिनिस्ट्रेशन का डिसेंट्रलाइजेशन, गवर्नेंस का एनहांसमेंट और सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड करना, लोगों के करीब सर्विसेज प्रोवाइड करना, एक्सेट्रा, ये सब इसके सिग्निफिकेंस है, ठीक है। इसको आप GS4 में एज एन एग्जांपल भी इस्तेमाल कर सकते हो, फोर डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव को। तो यहाँ पे ये भी खत्म होता है, और यहाँ पे हमारा पॉलिटी का ये लेक्चर खत्म हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया है, आपको जो भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। जो भी माध्यम आपको सुविधा लगे, जिस चीज से भी आपको सुविधा लगे पूछना, उस चीज से आप पूछो, ठीक है। लेकिन अपने डाउट्स पूछो। जब तक डाउट्स पूछोगे नहीं, आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तब आप क्वेश्चन लगा नहीं पाओगे एग्जाम में, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। रट्टा मार में कुछ चीजें तो रट्टा मार करनी पड़ती हैं, तो वो तो चलती है, लेकिन बहुत सारी चीजें समझनी भी पड़ती हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। और सिर्फ पॉलिटी से रिलेटेड नहीं, आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड चीजें पूछोगे तो उसका समाधान जल्द से जल्द करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो पॉलिटी के और भी टॉपिक्स बचते हैं, उसको भी धीरे धीरे कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। और आई होप अप्रैल एंड से पहले ही कवर कर दिया जाएगा। और तो इसको फिर खत्म करते हैं यहाँ पे इस लेक्चर को। आप लोग पढ़ो इतना, ठीक है। और जो भी डाउट्स हो, जो भी बताया है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में यहीं पे आप पूछ सकते हो, ठीक है।
तब तक के तो फिर एंड करते हैं यहाँ पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।